नमस्ते दोस्तों, AKMS क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वर्ग में 1.2 यानी वास्तविक संख्या का 1.2 का क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए थे। आज हम उसी में कुछ आगे बढ़ेंगे। देखिए, पिछले वर्ग में हम लोग 1.2 का दूसरा तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा चौथा यही कुछ पढ़ेंगे। तो तीसरा देखिए, तीसरा में हम लोग का क्वेश्चन यही है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। पिछले वर्ग में तो मैंने पढ़ा दिया था कि LCM कैसे होता है और HCF कैसे होता है। तो वहाँ तो 2 अंक था, वहाँ तो 2 अंक थे, यहाँ पे अब आ गया 3 अंक। तो देखिए, जहाँ भी 3 अंक दिया हो ना, तो पहला अंक उसका पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, दूसरा का भी वही कीजिए, तीसरा का भी वही कीजिए, और तीनों में जो कॉमन है ना वही हमारा HCF होता है, और बाकी जो सबको गुना कर दीजिए वही हमारा LCM होता है। आइए देखिए कैसे बनेगा। तो तीसरा आज हो रहा है हम लोग का 1.2 का तीसरा, और तीसरा का कौन है तो पहला है। तीसरा का पहला देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 दिया हुआ है। तो मैंने तो बोला आप लोगों को कि 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 12 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए, इतना नहीं कीजिए, इतना कीजिएगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। 12 यहाँ लिखिए, यहाँ 15 लिखिए, यहाँ 21 लिखिए, ठीक है। 2 का टेबल में तो आता है ये 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 कीजिएगा, आगे ना 12। अब यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 3 इंटू 5, यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 7। तो देखिए, यहाँ पे तीनों में जो कॉमन होगा ना वही हमारा HCF होगा। तो तीनों में कौन कॉमन है, तो 3 कॉमन है। देखिए यही ना कॉमन है, देखिए 3 3 3, तीनों में 3 है, इसीलिए हमारा HCF यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए LCM क्या होगा, LCM अब हमारा हम लोगों का होगा LCM। ऊपर से देखिए, पहले 12 का कौन सा बचा हुआ है 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2, 15 का सिर्फ 5, और 21 का 7, अब इंटू जो HCF है उसको यानी 3। अब ये सबको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा LCM, ठीक है। यानी 20 इंटू 21 और 20 को दोनों को गुना कीजिएगा तो 20 एक का 20 यानी 21 0 का 0 और 21 दूनी की 42, 420, ठीक है। 420 आपका हो गया LCM। ऐसे ही हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। अब इसको जल्दी नोट कर लीजिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोगों का पार्ट 5 हो रहा है। अगर पार्ट 4, 3, 2, 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, वही चलेगा अभी, तीसरे चलेगा, तीसरा का भी दूसरा चलेगा। तीसरा का दूसरा देखिए, तीसरा का दूसरा दिया हुआ है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो 17 को करेंगे, फिर 23 को करेंगे, फिर 29 को करेंगे। क्या करेंगे तो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 17 इंटू 1, इसका हो जाएगा आपका 23 इंटू 1, इसका हो जाएगा आपका 29 इंटू 1, यानी तीनों में 1 है कॉमन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा HCF 1 हो जाएगा, HCF 1 होगा। और LCM क्या हो जाएगा, LCM आपका हो जाएगा, तीनों को गुना करना दीजिए, 17 इंटू 23 इंटू 29, इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 17 तिहाई की 51, 51 का 1, 17 तिहाई की 51 का 1, हाथ में बचा 5, 17 दूनी की 34, 34 और 5, 34 5 39, अब इंटू 29 करेंगे, 29 1 का 29, 29 का 9, ऐसे कर लीजिए इसको गुना। ऐसे इसका गुना कीजिएगा तो आप लोगों का आएगा 11,339।
11,339 आएगा, ठीक है। यही आपका हो गया एलसीएम, ये वाला सी लिखा हुआ है एलसीएम, एलसीएम आ गया आपका इतना, ठीक है। यही तो करना है। तीसरा का दूसरा हो गया, इसको नोट कीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आते हैं तीसरा का तीसरा पे। तीसरा का तीसरा पे आते हैं, तीसरा का तीसरा पे आते हैं। तो तीसरा का तीसरा क्या है, 9 यानी 8 दिया हुआ है, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 दिया हुआ है। 8, 9 और 25, तो सबसे पहले 8 को करेंगे, फिर 9 को करेंगे, फिर 25 को करेंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 को क्या करेंगे तो 3 इंटू 3, और इसको क्या करेंगे 5 इंटू 5, यानी ये भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तीनों में 1 है, यानी कि एचसीएफ हो गया आपका 1, ठीक है। एचसीएफ आपका हो गया 1, एचसीएफ 1 हो गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम सबको गुना कर दीजिए, यानी 8 इंटू 9 इंटू 25। अब देखिए 8, 9 8 72 होता है, 72 इंटू 25 यानी कि 1800, 1800 आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ हो गया आपका 1। यही दो आंसर है। ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर का आता ही है, क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। 1.2 का तीसरा तक हो चुका है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या है क्वेश्चन कि एचसीएफ 306 और 657, एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, यानी ये दोनों अंक है जिसका एचसीएफ 9 दिया हुआ है, ठीक है। एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, तो देखिए चौथा पर आने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए इसका सूत्र होता है एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर N1 इंटू N2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि N1 क्या है, N2 क्या है। तो N1 नंबर है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका 306 और 657, 306 और 657, यानी 306 क्या हो गया N1 और 657 हो गया N2, ठीक है। अगर N2 का 306 लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुना है, प्लस माइनस नहीं है कि चेंज कर देगा, यहाँ पे गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एलसीएम का फॉर्मूला आपका हो जाएगा N1 इंटू N2 और बटा में एचसीएफ, बटा में एचसीएफ। यही आपका फॉर्मूला हो गया मेन फॉर्मूला आपका यही हो गया। इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट कीजिए। अब उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है, क्या दिया है 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालिए यहीं से, फॉर्मूला तो प्रूफ हो गया। एलसीएम बराबर N1, देखिए N1 306 हो गया इंटू N2 657 हो गया और बट्टा एचसीएफ बोर्ड है, तो एचसीएफ तो आपका 9 ना है, तो 9 बट्टा में कर दीजिए। अब इसको काटिए, इसको काटिएगा 9 से, इसको अगर काटिएगा तो 9 से काटिएगा तो 3 बार में कटेगा, 9 की 27 और 30 में से 3 घटाइएगा तो मतलब 27 आ गया। अब 27 घटाइए 30 में से तो 3 आएगा, 3 और 6 36 कटता है 9 के टेबल में, तहाँ कटता है तो 4 बार में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका हो गया 34 इंटू 657, इन दोनों को गुना कीजिए, आराम से आपका आ जाएगा आंसर, यानी कि आपका हो जाएगा 22,338, 22,338 आपका हो गया आंसर, ठीक है। 22,338 हो गया आपका आंसर। यही सब क्वेश्चन 2 नंबर के एग्जाम में पूछता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए नहीं तो नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट भी कीजिए। चलिए हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि, ऐसा क्वेश्चन लेकिन आता नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हम लोगों को प्रूफ करना है, जांच करना है कि क्या, मतलब कि किसी भी प्राकृतिक संख्या जो है ना वो n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है कि नहीं होती है। तो देखिए कैसे बनेगा इसका क्वेश्चन। तो देखिए 5 नंबर का दे देते हैं, 5 नंबर। तो सबसे पहले तो हम लोग 6n दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लोग 6n का अभाज्य क्या हो जाएगा। अभाज्य तो आप लोगों को पता है क्या होता है अभाज्य, यानी कि ऐसे कर कर जो बनाते थे ना वही हमारा अभाज्य था। ठीक है, तो 6n का अभाज्य क्या हो जाएगा 2 इंटू 3n हो जाएगा, यही ना होगा, 2 इंटू 3n हो जाएगा। अब यहाँ से नोट कर लीजिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, इससे आपका ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको कि जब भी कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, जब भी कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड उसके अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या होता है 2 इंटू 5n के रूप में होता है। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है कि जब भी कोई प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, जब भी कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए 2 इंटू 5n के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू 3 है, तो 2 इंटू 3 है, यानी कि ये समाप्त नहीं होती है। अगर यहीं पे आपका होता 2 इंटू 5 तो यही समाप्त हो जाता। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ था 6n, यहाँ पे आपका 6n दिया हुआ था, अगर यहीं पे आपका दिया रहता 10n यानी 10n दिया रहता, तो यहाँ पे आपका अभाज्य क्या होता 2 इंटू 5n, यानी इसका रूप में भी क्या है, जब जीरो पर समाप्त होगा ना, जब 0 पर समाप्त होगा तो ये वाला रूप इसका आना चाहिए। यहाँ पे 10n रहता ना, तो ये वाला आपका ऐसा ही रूप में ये वाला आता क्वेश्चन का। तो इसीलिए अब हम लोगों को पता हो गया, मतलब ये नोट से हम लोगों को पता हो गया कि जब भी कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वो 2 इंटू 5n के रूप में होना चाहिए। और ये हमारा क्या है 2 इंटू 3n के रूप में है। तो अतः हम कह सकते हैं, यहाँ से लिख लीजिएगा, अतः हम कह सकते हैं कि 6n शून्य पर समाप्त नहीं होती है, 6n शून्य पर समाप्त नहीं होती है। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ये सब क्वेश्चन आता नहीं है बोर्ड में, लेकिन फिर भी ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अब आते हैं हम लोग 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़िए, आगे है हम लोगों का
व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और अच्छा लिख देते हैं इसको बोर्ड पे। 6 क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका व्याख्या करना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और क्या है, और आपका है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5, यही आपका दिया हुआ है। अब इसका बोर्ड है कि भाज्य क्या होगी, भाज्य संख्या क्यों है, मतलब ये जो संख्या है ना ये भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या क्यों है अभी आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग, तो सॉल्व हम लोग इसको सबसे पहले मान लेंगे कि ये वाला मेरा a है, ठीक है। a बराबर मेरा दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 13 कॉमन ले सकते हैं, यानी 7 इंटू 11 प्लस 1 यही ना होगा, यानी 13 इंटू 78 होगा, ठीक है। यानी a बराबर मेरा क्या आ गया 13 इंटू 78 यानी कि 78। अब देखिए यहाँ एक ठो नोट कीजिए, नोट से आपका क्लियर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन लेकिन बोर्ड में आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। नोट में लिख लीजिए कि अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि क्यों है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, अन्य दो गुणनखंड है, ठीक है। मतलब देखिए जैसे a हम लोग इसको माने ना, अब यहाँ से हम लोगों 13 ले लिया कॉमन, तो यहाँ से 78 आ गया, यानी कि एक को छोड़कर इसको छोड़कर दो को मेरा गुणनखंड हो सकता है, ठीक है। यही तो आपका बोल रहा है, ये नोट में आपका यही बोल रहा है कि इसका दो गुणनखंड आया, ठीक है। अब b का भी अगर दो गुणनखंड आ गया ना तब ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, अब इसके बाद इसी प्रकार अब हम लोग इसके लिए लिखेंगे, इसको b ले लेंगे, इसको पहले नोट कीजिए जल्दी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना जल्दी, चलिए हो गया होगा। अब इसको हम लोग लेंगे, ये मान लीजिए कि ये b हो गया, ठीक है, ये b हो गया, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ से भी हम लोग कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 अगर कॉमन लीजिएगा तो सेम टू सेम आएगा, बस 5 इसमें नहीं रहेगा, यही आएगा आपका, यानी कि 5 इंटू 42 आ गया, 12 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यानी ये सब को कीजिएगा तो आपका 1008 और प्लस में 1 आएगा, ठीक है। यानी 5 इंटू 1009 आ जाएगा, 5 इंटू 1009 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी अब वही चीज़ लिख दीजिए कि अतः यह भी, यहाँ पे लिख दीजिए नोट कर मतलब इसके नीचे लिख दीजिएगा कि अतः यह भी एक भाज्य संख्या है, अतः यह भी एक भाज्य संख्या है, अतः यह भी एक भाज्य संख्या है, अतः यह भी एक भाज्य संख्या है
अतः यह भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर दो है। ठीक है, एक को छोड़कर अन्य दो हैं। हो गया। मतलब देखिए यहाँ पे एक को छोड़कर मेरा दो गो है, एक को छोड़कर मेरा दो है, इसीलिए ये हमारा मतलब भाज्य है। ठीक है, यहाँ इसमें क्वेश्चन था कि भाज्य क्यों है, तो यहाँ पे आ गया क्योंकि इसमें एक को छोड़कर अन्य अभाज्य गुणनखंड दो है, इसलिए हमारा ये भाज्य होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसको नोट कीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि लास्ट है। उसके बाद 1.3 स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। तो क्वेश्चन अब 7 देखिए, 7 थोड़ा सा लंबा है, ये क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी वृत्ताकार पथ दिया हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, जो मैदान बना है उस मैदान को चक्कर लगाई है सोनिया को लगाने में 18 मिनट लगते हैं। यानी जो मैदान दिया हुआ है उसका चक्कर लगाने में सोनिया को कुल 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, और जबकि उसी मैदान को रवि द्वारा जब चक्कर लगाया जाता है तो वो 12 ही मिनट में लगा लेते हैं चक्कर। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, तो एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब एक ही समय और एक ही साथ और एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे पुनः बाद में वे पुनः कब मिलेंगे। यही क्वेश्चन आपका है कि जब एक ही समय, एक ही दिशा और एक ही बार, दोनों मतलब एक ही बार निकले, तो वे दोनों बाद में कब मिलेंगे, मतलब कितने समय में मिलेंगे, यही आपका क्वेश्चन है। तो कितने समय में मिलेंगे, इतना ये सब दिमाग नहीं लगाइए, ये डायरेक्ट है। 18 दिया हुआ है सोनिया का और 12 दिया हुआ है रवि का, दोनों का आप HCF निकाल लीजिए, HCF और LCM निकाल लीजिए, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, LCM HCF निकालिए, आपका वही आ जाएगा आंसर। तो देखिए इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बताते हैं आप लोगों को कि एक चक्कर में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये वाला एक ही चक्कर रवि को 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। ये डैश दे दिया ना, मतलब ऊपर वाला जो है वही सेम होगा। यहाँ पे रवि हो गया सोनिया की जगह, यहाँ 18 की जगह 12 मिनट हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का मतलब LCM निकालिए। तो यहाँ लिख लीजिएगा, वे दोनों यानी कि सोनिया और रवि, वे दोनों एक ही स्थान से यानी एक ही स्थान से चलते हैं, यानी LCM हो गया LCM 12 और 18। ठीक है, ये हो गया आपका मिनट। यानी इतना मिनट के बाद इसका LCM निकालिए। ठीक है, इतना मिनट के बाद वो पुनः मिल जाएंगे। तो देखिए पुनः मिल जाएंगे, तो निकालिए इसका LCM क्या कैसे निकलेगा। पहले 18 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यानी 2 × 3 × 3, सही है नहीं,
3 दूनी की 6, 6 × 18, सही तो था। ठीक है, अब इसको कीजिए तो 2 × 2 × 3, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया HCF। ठीक है, तो इसका तो ये मेरा हो गया HCF। तो यहाँ पे पहले लिख दीजिएगा HCF क्या आ गया, HCF आपका 6 आ गया। ठीक है, HCF आपका जब 6 आया है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 6 × 3 × 2, यानी 6 × 18 × 2, यानी कि 36 मिनट। 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद वे दोनों पुनः मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहिए। पार्ट 5 हो गया है, पार्ट 6 अगले क्लास में होगा और पार्ट 7 लास्ट होगा, पार्ट 7 लास्ट होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।